बिंदुओं पर चर्चा करने का मेरा मूड था, लेकिन मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इतने अच्छे धैर्य का परिचय दिया, उसके लिए मैं इन लोगों को पुनः कोटि कोटि वंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत और हक न्यूज़ भारत के संयुक्त तत्वाधान में आज हम इसमें मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान प्रकाश समिति छात्रावास में। और आप पीछे देख सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध की आज प्रतिमा अनावरण का एक बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। कल गौतम बुद्ध की जयंती है और उससे एक दिन पहले छात्रावास में एक भव्य कार्यक्रम हुआ और लोगों ने आज जो गौतम बुद्ध की जो रेलेवेंस की जो बात है आज के दौर की, वो बात बोली। मेरे साथ कुशीनगर से आए कमलेश कुमार गौतम हैं, प्रखर हैं, युवा हैं। जब उन्होंने लगभग 1 घंटे की जो स्पीच दी तो लगातार ये आवाज़ आती रही कि वो और बोलें और समाज को और जगाएं। अब खुद ही हम उनका परिचय लेते हैं कि वो क्या काम करते हैं और कितना बेहतरीन और आगे उनकी संभावनाएं। डेमोक्रेटिक भारत और हक न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका, आपने हमें इंटरव्यू लिया। मैं कमलेश कुमार गौतम हूं और मैं बहुजन सशक्तिकरण संघ का प्रदेश सेक्रेटरी होने के नाते साथ ही साथ मैं अंबेडकर महाआयोजन समिति का अध्यक्ष भी हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग देश के कोने कोने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध और अपने संतों महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम करते हैं। और मैं लगातार लगभग 18 साल से पूरे देश के कोने कोने में जा करके कोई स्टेट का देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ मैं न गया हूँ और जहाँ पे मैं अपने बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की बात न कही हो। और इसी सिलसिले में मुझे कई स्टेटों के सरकारों ने और भारत सरकार ने और कई अवार्डों से सम्मानित किया है, जैसा कि आपने अभी सुना हमने। जी। पहली बात तो कैसा लगा कि गौतम बुद्ध की मूर्ति अनावरण के अंदर यहाँ पे बहुत ही भव्य कई लोग आए, बहुत अच्छा बोला। आज की मौजूदा दौर को अगर गौतम बुद्ध और बाबा साहब को अगर हम प्रासंगिक समझें तो किन मुद्दों पर आप जो युवा है, हम छात्रावास में हैं और यहाँ से बेहतरीन युवा और विद्यार्थी निकलकर एक भारतीय सेवा में, राजस्थान की सेवा में और अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि। उनका कहने का मतलब बुद्ध के शरण में नहीं बल्कि बुद्धि के शरण में जाओ, बुद्धि के शरण, विवेक के शरण में जाओ। तो उसी को बाबा साहब ने एजुकेशन के ऊपर कोरिलेट किया कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज्ड, बुद्धम धम्मम संगम। जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने उस समय आज के 2500 वर्ष पहले पाली भाषा में जो उपदेश दिया था, उसी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी समय के बाद उसको संविधान में पिरोने का काम किया और जिसके वजह से आज हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जो सरकारी नौकरियों में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने जो काम किया वो केवल SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए नहीं काम किया, उन्होंने बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज के लोगों के लिए काम किया। अब मान लीजिए आप 12 घंटे नौकरी कर रहे थे उस समय जब संविधान नहीं लागू हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान में लिखा कि नहीं 12 घंटे नहीं 8 घंटे काम करेंगे, ये 8 घंटे काम करने का जो काम था ये सबके लिए लागू होता है। प्लस उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया, हिंदू कोड बिल में उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया और अधिकार के साथ सारी महिलाओं ने अधिकार लिया और फायदा उठाया, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति हुई, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हुई। ये बाबा साहब के हिंदू कोड बिल का ही देन है। जी मुझे अब ये बताइए कि आप अच्छा खासा पढ़ते हैं, लिखते हैं। जो युवा है आज वो लगभग वो सोच रहा है कि मैं बेहतर सेवाओं में जाऊं और ख़ासतौर पे बाबा साहब का विचार और गौतम बुद्ध के विचार, लिटरेचर हम जितना पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो आज आपने बोला वो पढ़ने के बाद ही आपके अंदर विचार हमारे अंदर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो भटक रहा है, भटकाव है, या तो उसको एक मतलब कि ट्रेनर नहीं मिल पाता, गाइडेंस नहीं मिल पाती। अगर अच्छा गाइडेंस मिले तो मुझे लगता है कि वो एक सही राह में जाएगा। बिल्कुल सत्य कहा है आपने कि एक अच्छा गाइडेंस मिले तो वो अच्छा कर सकता है। तथागत गौतम बुद्ध जब वो घर द्वार छोड़े थे तो उनको कोई गाइडेंस नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने नेचर को अपना गाइड बनाया। अगर आप नेचर से जुड़ जाते हो तो फिर आपको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। नेचर आपको इतना कुछ दे देता है कि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल ज्ञान का सागर बन जाओगे। इसलिए बुद्ध ने कहा अत दीपो भव, हाँ अपना दीपक स्वयं बनो। फिर बाबा साहब ने कहा कि आप लोग अपने विकास की कार्य आप स्वयं करें, आपका मदद करने कोई नहीं आएगा। और हमारा जो युवा वर्ग है इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसके अंदर ठहराव नहीं है। बुद्ध ने कहा ठहरो, अगर आप ठहर गए तो आप विकास कर सकते हो, अगर आपने नहीं ठहरा तो विकास कतई नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर
लोभ, लालच, माया, तृष्णा भरा रहेगा तो हम कभी विकास नहीं कर सकते। इसलिए आज के युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे युवा, आप ठहर जाओ और ठहर के बुद्ध को पढ़ो, क्योंकि आज दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। अगर हम बुद्ध को पढ़ लिए, बुद्ध को जान गए, तो फिर हम सब भाई भाई हैं। करुणा, मैत्री, समता, भाईचारे का संदेश बुद्ध ही दे सकते हैं और कोई दूसरा नहीं दे सकता सर। जब आपने अपने भाषण की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि ये बहुजन समाज नहीं, ये बहुजन समाज है। जी। मैं सुन रहा था जी। और आपने जब आप धीरे धीरे बोलने लगे और आक्रोश आया आपके अंदर, एक गुस्सा भी था और आना भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो समाज है, अगर हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अपनी सच्चाई को नहीं पहचान पाए, जो मौजूदा दौर की जो स्थिति है उस पर अगर हम गंभीर नहीं हो पाए, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का त्याग, मान्यवर काशीराम साहब का, फूले का, गौतम बुद्ध का और आप जैसे हमारे जैसे तमाम लोगों का जो त्याग बेकार है। बिल्कुल। ये जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसके बारे में बताइए आप। ये गुस्सा आक्रोश मेरा ये है कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ बिल्कुल। और हम लोगों ने भोजन के चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। 5 साल तो पीछे गए ही थे, 5 साल और पीछे चले गए। ये फ्री का जो काम होता है ना, फ्री का जो आदत आपके अंदर डाल दिया जाएगा, फिर आप आलसी बन जाओगे। अगर हम पूज्य भंते जी को फ्री में सब कुछ देते रहे तो भंते जी अब मठ छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाएंगे, जबकि बुद्ध ने कहा है चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय अत्ता हिताय हिताय देव मनुष्यानं बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। बुद्ध ने सीधे सीधे कहा है कि भिक्षुओं, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाओ। उसी तरह से हमारा जो बहुजन समाज है, जब इसको फ्री का मिलता है तो ये सोचता है कितना नोच के रख लें, कितना मतलब आज नहीं पूरे साल का बटोर के रख लें। ये केवल बहुजन समाज के चंद लोगों में नहीं है, लगभग क्लास 1 से लेकर 3rd 4th क्लास तक सबके में अंदर है। इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। जिस दिन हम भोजन को मतलब एक आवश्यकता समझ के ग्रहण करेंगे और समाज को कंपलसरी समझ के एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन हमारा समाज फिर इस देश का शासक वर्ग होगा। फिर हमें और आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतिहास जान जाएंगे और जब इतिहास जान जाएंगे तो इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से शासन चलता है और शासन से शासक बनता है। ये हमारा बहुजन समाज कभी शासक था, लेकिन आज एकदम से डिक्रीजन में चला गया, एकदम फ्लॉप हो गया है। आखिर इसका कारण यही रहा कि फ्री का खाना, फ्री का भोजन, फ्री का ये सब चीज़ें जो मिल रहा है ना, उस पर टूट पड़ता है। कहीं ना कहीं फ्री का खाना और भोजन तो है ही, हम फ्री के विचार भी ले रहे हैं जी, क्योंकि हम झूठन ले रहे हैं। जी जी जी। हमने खुद का जो मूल विचार होना चाहिए। जी, जी। अगर आपने यहाँ खून पसीने से आज अपनी बात बोली, इसका मतलब है कि आपने 18-20 साल काम किया, जी, जी। फिर आपका मौलिक विचार आया। जी। और हमारे जो युवा हैं, हमारे जैसे साथी हैं, ये हमसे बड़े उम्र के हैं, वो चाहते हैं कि हमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाएं, लेकिन संघर्ष ना करें, यानी कि झूठन, हम झूठन से दूर भागना पड़ेगा। देखिए, सम्राट अशोक ने कहा है कि कभी भी जब आप कहीं जाइए, आपको सक्सेस का एक मूल मंत्र, उन्होंने वाक्य संयम बोला। वाक्य संयम और प्रयत्न, निरंतर प्रयत्न। और सम्राट अशोक ने ये सिद्ध भी किया कि देखिए, कोई बौद्ध धम्म में छोटा या बड़ा नहीं है। आपको पता होगा, सम्राट अशोक ने 7 साल के निग्रोध नामक भंते से दीक्षा लिया था। जो निग्रोध उनके पिताजी के चाचा के लड़के थे। अच्छा। कभी चाचा को अशोक ने मारा था, जी, जी। उसी लड़के से उन्होंने धम्म दीक्षा लिया। तो ये एक सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो हमारे युवा में आजकल नहीं देखने को मिलता है। अगर हमारा युवा इस प्रगति के तरफ चले कि हमें सीखना है और सीख के समाज में परिवर्तन लाना है, तो फिर बाबा साहब को रोते हुए नहीं बोलना पड़ता कि मुझे समाज के लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे। हाँ, अगर हमारा युवा आज बाबा साहब के उस चीज़ों को पढ़ ले। कांसीराम साहब ने चमचा युग तक लिखा। बिल्कुल लिखा। उन्होंने चमचा युग क्यों लिखा? ऐसे ही जो हमारे भटके हुए लोग हैं ना, भटकते भटकते कहीं थोड़ा सा पद पा जाते हैं, फिर उस पर वो अपना तानाशाही करते हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनको कोई जान नहीं पाता। आप BHU से आते हैं 2012 में, या वहाँ से पास आउट हुए? नहीं, मैं वहाँ से 14 में पास। 14 में BHU गया था बनारस, मैंने यूपी चुनाव कवर किया। जी। BHU हिंदू मानसिकता का केंद्र है, जी, गढ़ है। हिंदुत्व का जो कहते हैं। जी। कैसे हम उस हिंदूवादी सोच है, कट्टरता है, उससे दूर हटेंगे और किस तरह से पाखंड अंधविश्वास है अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों को और खुद भी हम कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी सोच में, मनुवादी से ग्रसित हैं। इस दोगली नीति से हम कैसे दूर हटेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा, मुझे कई बार कहते हैं मैं खुद कहता हूँ कि आप मनुवाद से, ब्राह्मण, अब इस जो RSS से कैसे लड़ोगे? अब सारा तो कर्मकांड तो उनका कर रहे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हम इसके बारे में बताइए आप। हाँ, आप BHU गए, आपने देखा होगा कि वहाँ जितना पोंगा पंथी सब बनारस में, एक्चुअली क्या है ना, जितना भी बुद्धिस्ट स्थान रहा है, बनारस से आप 11 किलोमीटर आगे जाएंगे, सारनाथ है। गया हूं मैं। हाँ, सारनाथ में तथागत गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जो धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है।
इसी तरह से आप जब कुशीनगर जाएंगे जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहाँ पे भी इन लोगों ने कुकुत्था नदी को एक वो भरत ने यहाँ पानी पिया ऐसा करके किया। फिर आप फिर आप मथुरा में जाएंगे तो मथुरा भी बौद्धों की बहुत विराट राजधानी रही है। अभी अयोध्या में भी बौद्धों का काफ़ी अच्छा वहाँ पे विस्तार रहा जी। लेकिन इन लोगों ने जहाँ जहाँ हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने अपना प्रचार किया और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, वहाँ पे इन मनुवादी लोगों ने अपना प्रभाव धीरे धीरे डालना स्टार्ट किया और डालते डालते हमारे लोगों को अपने अंदर में लिया और फिर वहाँ पे अपना ब्राह्मणवाद और मनुवाद हावी कर दिया। बाबा साहब ने इसी मनुवाद को ख़त्म करने के लिए अम्बेडकरवाद की जो तलवार दिया, और वो तलवार है कलम की ताकत दिया कि इस कलम की ताकत को अगर हमारा बहुजन समाज पहचान लेगा तो अम्बेडकरवाद के आगे ब्राह्मणवाद फेल हो जाता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज्ड, शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आखिरी में सवाल राजनीति के ऊपर जी। दलित राजनीति, बहुजन राजनीति मुझे लगता है कि पूरे भारत में इस समय बिल्कुल खत्म की कगार पर है। भले ही कोई भी राजनीतिक पार्टी या डंका पीटे कि कहे कि हम आपके शीर्ष नेता हैं, हम आपकी शीर्ष पार्टियां हैं, उन्होंने धोखा दिया है और हमारे जैसे समाज को लकवाग्रस्त कर दिया है। यूपी का आपने हर से देख लिया, पूरे भारत में हमारी क्या स्थिति है। क्या कहेंगे जो राजनीति हमारे नाम पर कर रही थी, हमारी जाति पे कर रही थी और बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर काशीराम के साहब के नाम पर कर रही थी, उन राजनीतिक पार्टियों को जो एक बड़ा त्याग आप जैसे और मेरे जैसे तमाम लोगों जैसे कर रहे थे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को लेकर के तो मेरा यही मानना है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार राजनीति किसी की होता नहीं है। ये तो आप जानते हैं, राजनीति बिना पेंदी का लोटा होता है। जिधर उसको अच्छा लगा उधर ढनक गया। इस समय जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, स्टालिन का नाम आप सुने होंगे। स्टालिन का जो मंत्रिमंडल है, जिसमें 34 के 34 मंत्री उन्होंने समाज के लिए हैं, उसमें बिल्कुल मनुवाद को उन्होंने नकार दिया है। तो स्टालिन से हमें एक वो मिल रहा है कि स्टालिन कुछ कर सकते हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वो यूं ही नहीं बेवफा हो गए। नहीं, कितनी मजबूरियां मैं बता रहा हूँ। जब कांसीराम साहब ने साइकिल चलाने वाले को मिनिस्टर बनाया, पंचर बनाने वाले को मिनिस्टर बनाया, चूहा की दवा बेचने वाले को मिनिस्टर बनाया, जब इनके पेट भर गए तो इन्होंने क्या किया, पेट भरने के बाद समाज की तरफ नहीं मूव किया। समाज को छोड़ करके एक अपना अलग समाज बना लिया, जिसको हम आज के डेट में कह सकते हैं जो अधिकारी और ये नेता मंत्री हुए, इन्होंने अपना एक अलग समाज बना दिया और हमारे जो मिडिल क्लास के लोग थे इनसे कट गए। जब कट गए तो इन लोगों ने समाज में जाना बंद कर दिया। और हमारा जो वोटर है गांव का, वो आपसे पैसा और रुपया और धन नहीं मांगता है, सिर्फ आपका सम्मान। आप उसके वहां जाइए, उसका हाल चाल पूछिए, इतना मांगता है। कमी कहाँ आ रही है? मैं बता रहा हूँ। हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे, जिसको हमारे मुखिया ने भेजा कि आप जाके कोऑर्डिनेट करो, इन लोगों ने क्या किया, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। आपने सब कोऑर्डिनेटर की बात कही है, क्या शीर्ष के जो नेता है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई लाइव कर रहा होगा तो अमेरिका में जो बैठा है राष्ट्रपति वो भी सुन लेगा। ये जो कहते हैं ना कि फीडबैक नहीं मिला, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, ये मुझे लग रहा है कि जनता को पागल बनाने वाली बात है, क्योंकि ये अपने आप में धोखा देने वाली बात है। हम सीधा बात क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि आज बहुत बुरी स्थिति है। जब तक आपकी राजनीतिक सत्ता का अगर ताकत होती तो मुझे लगता है कि आज और हम और आप बड़े ठसके से अपनी बात कह रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमले हो रहे हैं ना, जाति पर हमले हो रहे हैं, इसलिए कि हम जाति राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। बहुत ज्यादा नहीं, एकदम बिल्कुल कमजोर हो गए। हम जीरो हो गए हैं। और हमारे नेताओं को निश्चित ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सीधा सवाल करो साहब, अब वक्त आ गया सीधा सवाल करने का। जो भी हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनसे कहो कि भैया बहुत हो चुका है, अब छोड़ दीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि आप इसका संरक्षक बन जाइए और हमें नया नेता दीजिए, जिससे हम क्या करें कि हम समाज को तेजी गति से काम करें। और मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले कुछ समय में हमें नया नेता मिलेगा, जिससे हम पुनः अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।